सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुत्तहदा अपोजिशन मुत्तहद होने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अमलन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जरदारी साहब, मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, इस मुलाकात ने पूरे कारज़ारे सियासत में हलचल तो मचाई है, लेकिन एक शख्स इस सारी गेम के अंदर से मिसिंग है और उनका नाम है मियां शहबाज शरीफ साहब। अब ये वही मियां शहबाज शरीफ साहब हैं जिनके हवाले से शेख रशीद साहब ने एक बड़ा बयान दिया है। शेख साहब कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब उनकी टीम के ही खिलाड़ी हैं और वो जब चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे, उनसे जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये ऐसा स्टेटमेंट है कि एक खिलाड़ी अपनी टीम के अंदर बैठकर दूसरे खिलाड़ी के हवाले से कह रहा है कि वो तो हमारा खिलाड़ी है। इस हवाले से अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी चीजों को क्लियर करना होगा। इसके अलावा चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इस कारदार सियासत में एक अलग अंदाज से एंट्री मारी है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि मौलाना साहब का 2019 का जो धरना था उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की जानिब से कहा गया था कि हम हल्ला बोल देंगे, और ये चौधरी शुजात साहब की और परवेज इलाही साहब की ही फहमो फरासत थी जिसकी वजह से वो मामला गड़बड़ होने से बच गया। इसके अलावा भी और उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। अब कारज़ारे सियासत है, ये मैदान सियासत है, यहाँ कौन सा खिलाड़ी किसके साथ खेलता है ये तो अपनी जगह, लेकिन एपीसी का होना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि अवाम की नजरें अपोजिशन पर हैं, अपोजिशन मुत्तहद होती हुई नजर नहीं आती है। अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पर नंबर्स गेम की बात होती है तो भी अपोजिशन के खिलाड़ी टूटते हुए नजर आते हैं। अगर अपोजिशन के सारे खिलाड़ी एक साथ मिले हुए नहीं होंगे तो वो कप्तान या कप्तान की टीम के साथ मलाखड़ा कैसे लड़ सकेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट एपीसी कब होगी? लीडरशिप का फुकदान है, उसको लीड कौन करेगा? शहबाज शरीफ साहब तकिया लेकर बैठे हुए हैं कि वो लीड करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक्टिव ऐसे हुए हैं जैसे लगता है कि वो लीड करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब 2019 में पहले ही लीड कर चुके हैं और उसका शाखाना देख चुके हैं कि कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ था। तो जब बिखरी हुई अपोजिशन खुद मुत्तहद होने में इतना लैक कर रही है तो मामला किस तरफ जाएंगे? एजेंडा ऑन द ट्रेंडिंग टुनाइट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग नेक्स्ट एपीसी। हैशटैग नेक्स्ट एपीसी। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट। क्या बिखरी हुई अपोजिशन मुत्तहद हो पाएगी? ऑन द डिबेट टुनाइट मोहम्मद जुबैर उमर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जनाब फरूख हबीब साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को वेलकम कहता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा मोहम्मद जुबैर साहब से होगा। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इलेक्शन से पहले झाड़ू फिर जाएगी और दूसरी टीम का अहम बंदा हमारे साथ मिला हुआ है। शेख रशीद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब हमारी टीम के खिलाड़ी हैं, जब चाहेंगे उनसे वो करवाएंगे जो हम करवाना चाहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर कि आपकी अपनी टीम का बंदा ही दूसरी टीम के साथ मिला हुआ है। बिल्कुल उसी तरह दे रहे हैं। देखें, अगर एक तो शेख साहब को वो स्टारडम है और जो भी वो कहते हैं वो फ्रंट पेज न्यूज़ बनती है और हेडलाइंस बनती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। सो ये पास ये एडवांटेज है, वरना मैं और आप हम सब भी पेशन गोइयाँ करते रहते हैं। कुछ सही साबित होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो शेख साहब का भी अगर रिकॉर्ड देखा जाए, मेरा ख्याल है अब किसी को इस पर स्टडी करने पर लगाना चाहिए। पिछले 30-40 साल की उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं, तो 90% उनकी प्रेडिक्शंस सही नहीं होती हैं और हो भी नहीं सकती हैं, क्योंकि एक तो ये है कि वो हमेशा अपने आप को वो शो करते हैं कि वो जो ख़ुद इस्तेमाल करते हैं ना अल्फाज के विकेट के दोनों तरफ खेलना। एक तो वो पिंडी में रहते हैं तो वो उसको शो करते हैं, शोकेस करते हैं कि जिस तरह वो पिंडी से बहुत क्लोज़ हैं, पिंडी वालों से, और साथ में जाहिर सी बात है वो वज़ीर आज़म इमरान खान से तो क्लोज़ हैं ही,
और पिछली हुकूमतों के साथ भी रहे हैं, जनरल मुशर्रफ से भी बहुत क्लोज थे, जी। तो उनको ये ज़रूर एडवांटेज है कि उनको बहुत सी चीज़ें ऐसे पता चलती हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो जितनी उनको नॉलेज होनी चाहिए उतनी उनकी नहीं है। लेकिन हेडलाइन बनाने के लिए वो उनके जो फ़िक्रे होते हैं वो जाहिर सी बात है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उन्होंने पिछले दिनों कहा था -3 होगा, अगर -1 नहीं होगा तो -3 होगा। अब उसके बाद आपने देखा एक नई बहस छिड़ गई कि 3 है कौन, तो उसमें एक तो जाहिर है -1 की तो शुरू हो चुकी थी इमरान खान की, तो अब क्वेश्चन ये था कि बाकी 2 कौन है, सिद्धारी हैं, नवाज शरीफ हैं, कौन है, एंड सो ऑन। सो ही कीप्स द इंटरेस्ट अलाइव इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ऑल्दो हमें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आपको भी पता है कभी कमी नहीं होती ख़बरों की और धमाका खेज़ ख़बरों की। तो अगर शेख साहब ना भी बोलें तो हमारे पास आप सबके पास इतनी तो खबरें आती ही रहती हैं जिस पर एनालिसिस सर मसला ये है कि शेख साहब बोलें या ना, मामला कुछ हो या ना हो, एक बात तय है कि लीडरशिप का फुकदान है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इसका सामना है। मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि अगर एपीसी होती है और किसी एक पार्टी को ये मौका दिया जाता है कि वो चुने कि इस एपीसी का या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का लीडर कौन होगा, तो ये तो पहले तय करना पड़ेगा ना कि एपीसी को लीड कौन करेगा। सबसे बड़ा मसला तो लीडरशिप का है और अगर यही तय नहीं होता तो बहरानी कैफियत अपोजिशन के अंदर इटसेल्फ मौजूद रहेगी। फिर कहाँ की एपीसी, कहाँ की ग्रैंड अपोजिशन अलायंस? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है लीडरशिप की लड़ाई है ये। कोई वो पीएनए की मूवमेंट 70s की तो है नहीं कि जिसमें ये असल झगड़ा था कि ये अगर पीएनए जीत जाएगी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तो वज़ीर आज़म कौन होगा, बिकॉज पार्टीज़ थी और कोई भी ऐसी तकड़ी पार्टी नहीं थी उसमें जो कि डिफ़ाइन किया जा सकता था कि जी ये सबसे ज़्यादा सीटें लेके आएगी और नेचुरल होगा। इस वक्त तो मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं है पूरे पाकिस्तान में। इवन अगर आप पीटीआई वालों से भी पूछें कि सबसे बड़ी अपोजिशन जमात कौन सी है तो वो पीएमएलएन ही है। और सारा खेल आपको पता है कि पंजाब में ही होता है और पंजाब में 2018 का जो इलेक्शन था और उसमें बावजूद इसके कि इतना हमारे नज़र में धांधली हुई, उससे पहले तोड़ फोड़ की गई, सब कुछ वो किया गया टू इंश्योर कि पीएमएलएन किसी तरह से ना जीते। लेकिन अगर अब फिर भी जो काउंट हुए वोट्स काउंट हुए और डिक्लेयर हुए उसमें भी पीएमएलएन नंबर 1 था, नंबर ऑफ सीट्स भी पीटीआई से ज़्यादा थी। तो इसमें तो कोई शक नहीं, उससे ज़्यादा ही अच्छी पोजीशन है। लेकिन देयरफॉर हमारे लिए ये कोई पॉइंट नहीं होता पीएमएलएन के लिए कि जी हम सरप्राइज करेंगे तो हम एपीसी में शामिल होंगे। दैट्स नेवर एन इशू फॉर अस, बिकॉज जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का वक्त होगा तो पीएमएलएन विल गो इट्स ऑन वे। आप ज़रूर सीट एडजस्टमेंट्स वगैरह करते हैं लेकिन कोई कोalition के तौर पर तो नहीं हम पीपल्स पार्टी के साथ लड़ेंगे या JUIF के साथ या किसी और के साथ। सो हमें इससे हमारा कोई ईगो नहीं है कि उस एपीसी को कौन होस्ट करता है और कौन सरप्राइज। बी डिलाइटेड टू होस्ट इट और हम शिरकत भी करेंगे, भरपूर अंदाज में शिरकत करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि एपीसी इज़ नॉर्मल प्रोसेस। अगेन ये जो गवर्नमेंट के आपने लीडर्स और मिनिस्टर्स वगैरह और बहुत से हमारे जो एनालिस्ट होते हैं वो कहते हैं देखें जी वो अभी नैब को ने ऐलान किया तो ये सब इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, एपीसीज कर रहे हैं। एपीसी इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। मेरा ख्याल है किसी भी डेमोक्रेसी में अपोजिशन जमातों का आपस में मिलना ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए। ना ये कोई इंडिकेट करता है कि हुकूमत गिराने के लिए हो रहा है, ना ये इंडिकेट करता है हुकूमत को बचाने के लिए हो रहा है। एक सियासी जो माहौल होता है उसमें अपोजिशन जमातें विद इन द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट वो मिलती रहती हैं और डिस्कस करती रहती है लाए अमल और अपना व्यू पॉइंट शेयर करते हैं कि जी मुख्तलिफ चीज़ों पर जो मुल्क में चैलेंजेस हैं जी। और आपको पता है पाकिस्तान में हमेशा चैलेंजेस होते हैं, सीरियस चैलेंजेस हैं, आज भी बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं। तो इसमें तो कोई मेरा ख्याल है किसी को कंसर्न होना ही नहीं चाहिए कि ये मिल क्यों रहे हैं। ना ही ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि नैब की तलवार हटाई जाए। आज तक मेरा ख्याल है 2 साल में कोई एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया या इंडिकेशन कि जिससे ऐसा महसूस हो कि जी हम कह रहे हैं कि नैब को हमारे से पीछे रखें। आई मीन वी नो कि इट्स अ वन साइडेड विच हंटिंग, बट वन साइडेड विच हंटिंग की तो बात है। लेकिन यहाँ पर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, और वो ये
-1 की गूंज चल रही है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बतौर मेजर पार्टी एंड अपोनेंट और अपोजिशन इन द फेडरल गवर्नमेंट, आप लोगों से पूछना बनता है कि -1 के हक में हैं आप लोग या नहीं हैं? क्या आप लोग भी हुकूमत का तख्ता लपेटना चाहते हैं, हुकूमत को लपेटना चाहते हैं या निज़ाम लपेटना चाहते हैं? क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक पहलू है हुकूमत की परफॉर्मेंस और दूसरा पहलू है कि हुकूमत को 5 साल लास्ट करना चाहिए या नहीं गए। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब हम ये कहते हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड टू डिलीवर, और जब हम कहते हैं कम्प्लीटली फेल्ड टू डिलीवर, तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। एक तो वो कॉन्टेक्स्ट होता है वो कमिटमेंट्स जो हुकूमती पार्टी ने, पीटीआई ने इलेक्शन से पहले की थी, मैनिफेस्टो में, जलसों में, और आपको पता है खान साहब तो रोज़ ही टीवी पर होते थे और उनकी लीडरशिप भी होती थी। एक तो उसके पैराए में देखा जाता है कि वो डिलीवर किया या नहीं किया, और एक नॉर्मल वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आज से 70-80 साल पहले तय किए गए थे और आज भी मेजरमेंट का एक यार्डस्टिक कंसिडर किया जाता है कि जी ग्रोथ कितनी हुई है, इन्फ्लेशन क्या है, कम है ज़्यादा है, कर्ज़े कम लिए हैं ज़्यादा लिए हैं, महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, ये जो स्टैंडर्ड यार्डस्टिक्स होते हैं और उसका मेजरमेंट का एक तरीक़ेकार होता है। सो एक तो ये है कि दिस गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड ऑन ऑल अकाउंट्स। एक तो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो बिल्टअप की थी, जो कमिटमेंट्स की थी, उसको मीट करने के हवाले से कम्प्लीटली फेल हुए, और दूसरा जो अगर आप अहदाफ के हवाले से, जिसको मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके हवाले से, दोनों हवाले से कम्प्लीटली फेल हुए। अब असल क्वेश्चन आता है कि क्या फेल होने के बाद अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत को लास्ट करना चाहिए 5 साल। एक तो हम कोई भी नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, लेकिन आपके नाजरीन के लिए भी ये मैं बता दूं कि पार्लियामेंट्री जमहूरियत में कोई 5 साल फिक्स टेन्योर नहीं होता कंपेयर टू जिस तरह प्रेसिडेंशियल प्रोसेस होता है। फ्रांस में 7 साल का प्रेसिडेंट होता है, यूएस में 4 साल का प्रेसिडेंट, और फिक्स टर्म होती है। नो मैटर व्हाट हैपेंस, अनटिल अनलेस इम्पीचमेंट हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर इम्पीचमेंट ना हो तो 4 साल उसके फिक्स्ड हैं। ऐसा नहीं होता कि हाउस के थ्रू वो या कांग्रेस के थ्रू वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। यहाँ तरीक़ेकार बड़ा क्लियर, प्राइम मिनिस्टर कैन डिसॉल्व द पार्लियामेंट जब भी वो चूज़ करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है, ये बिल्कुल लेजिटिमेट तरीके हैं। हम तीसरा तरीका जो पाकिस्तान में बहुत दफ़ा होता रहा है कि जी जलसों के वो तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के थ्रू ये सब करने की कोशिश की जाए और हुकूमत पर दबाव। 2 साल में आप एग्री करेंगे कि ऑपोजिशन ने पाकिस्तान की सियासी तारीख में सन 50 से लेकर आज तक इससे ज़्यादा क्लीन किस्म की ऑपोजिशन नहीं की। भरपूर ऑपोजिशन की है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, चाहे टॉक शोज़ हों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों, रैलीज़ हों, जलसे हों, जो भी हमें फोरम मिला है, इकनॉमिक फोरम हमने किया है, आर्टिकल्स के थ्रू अखबारात में एंड सो ऑन, वो हम आवाम तक अपनी बात ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करते हैं और कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम नहीं समझते कि ये 5 साल लास्ट करेगी, क्योंकि 2 साल इज़ एन इनफ इंडिकेटर कि अगर 2 साल डिलीवर नहीं किया, और आपने ये तो आप एग्री करते हैं ना कि आपने अंदर की आवाज़ें सुनी है कि प्राइम मिनिस्टर ने 6 महीने दे दिए, कभी फवाद चौधरी बताते हैं, अभी कल भी आया था कि जी माई वे और हाईवे हेडलाइन भी एक अखबार में लगी थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। वो तो प्राइम मिनिस्टर भी एग्री करते हैं कि जी ये एक मेजर इम्प्रूवमेंट आने की ज़रूरत है। तो अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो फिर हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या है? ऐसे घसीट के करना है? क्या अपनी लेगेसी ये छोड़नी है 5 साल के बाद कि जहाँ से आपको पाकिस्तान मिला था और जहाँ आप छोड़ के जा रहे हैं, तो कुछ तो ब्रॉड पैरामीटर्स डिफाइंड। और मैं आपको सिर्फ ये बता दूं एक आधा मिनट लेके कि 2013 के इलेक्शन से पहले और उसके फ़ौरन बाद हमने कहा था कि बाकी चीज़ें तो होती हैं, मईशत होती है, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस वगैरह, लेकिन 2 ऐसे चीज़ें क्या हैं कि 2018 में जब हम चाबियों का कुंजी पकड़ाएंगे, हुकूमत जो भी केयर टेकर आएगी, तो हम पीछे मुड़ के देखेंगे क्या हमने पाकिस्तान को फंडामेंटली 2-3 चीज़ों में चेंज किया ही नहीं। एक बिजली थी और एक दहशतगर्दी थी जी। और 2018 में ये दोनों मौजूद बहस नहीं थी किसी एक जलसे में, किसी एक टीवी इंटरव्यू में, ना इमरान खान ने ना किसी और ने इसका जिक्र किया था। एंड दैट वाज द सक्सेस स्टोरी कि जी हमने ये डिलीवर कर दिया। चाहे वो कराची के अमन के हवाले से थे, वो माने या ना माने, हमारे आने से पहले
तबाही थी पाकिस्तान में पूरे। अब वो कहते हैं कि जी वो तो उसने किया था और इसने किया था, तो हम कहते हैं जी उसने और इसने अगर करना था तो 2007 में कर लेते, 10 में कर लेते, 11 में कर लेते। अब GHU के अंदर घुस के अटैक करने से कुछ बचा था, या यहाँ नेवल बेस में जहाज जाके तबाह करती है, और गिरजाघरों में, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, यूनिवर्सिटीज़ में, शॉपिंग मॉल्स में, अब क्या कुछ नहीं हो रहा था। अभी जो ये सारी अली जैदी वर्सेस ये सारा स्टोरी आ रही है, उससे एक रिमाइंडर भी आ गया कि कराची था क्या 2013 से पहले, और क्या 2013 के बाद के ऑपरेशन से क्या चेंज हुआ। तो मेरा ख्याल है वो एक PTI हैज टू सेट सम मेजर स्टैंडर्ड्स, चैलेंजेस फॉर इटसेल्फ कि ये हम करने क्या आए हैं। सर, तो पूरा स्टैंडर्ड चैलेंजेस तो सबको दरपेश रहे हैं। ये अगर देखा जाए, जिस तरह आपने 2018 की बात की, इसी तरह 2019 में भी एक इवेंट हुआ था, और वो अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ, और वो धरने के नाम से शुरू हुआ, और मौलाना फजलुर रहमान साहब उस धरने को लीड कर रहे थे। अब चौधरी शुजात साहब उठकर इंकशाफात कर देते हैं और कहते हैं कि इस सारे धरने के मामले के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हुई थी वो हुई थी। फिर उसके बाद रज़ा रब्बानी साहब से मौलाना साहब की मुलाकात होती है, जिसमें एक बात सामने आती है कि ये कहा गया था, ये यकीन दहानी कराई गई थी कि 2020 के मार्च तक तब्दीली आएगी। आप तो अलाए थे उस धरने के दौरान मौलाना साहब के, तो क्या आप तक ये मालूमात पहुंची थी कि क्या वाकई इस तरह की कोई यकीन दहानी कराई गई थी या नहीं कराई गई थी? हमारे PMLN के लेवल पर ऐसी कोई यकीन दहानी अच्छा। मेरा ख्याल है ये चौधरी शुजात और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो भी बातचीत हुई होगी, और उसमें उन्होंने जो भी, क्योंकि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे हुकूमत को, और उनके ज़ाहिर ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं मौलाना फजलुर रहमान से, तो उन्होंने कैसे, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या यकीन दहानी कराई गई थी मुझे नहीं पता। क्योंकि आपको ये भी पता है, आई थिंक हम सबको पता है कि बहुत सी चीज़ें जो है ना वेग होती हैं। अब ये यकीन दहानी ये भी हो सकती है कि जी जो आपके कंसर्न्स हैं वो एड्रेस होंगे इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड गवर्नेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये भी यकीन दहानी हो सकती है कि मार्च 2020 तक अगर नहीं होगा तो फिर हम ये करेंगे। अब उसका पैमाना क्या होना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा कि वो डिलीवर हो गए या नहीं हो गए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कौन कमिटमेंट कर सकता है कि जी मार्च 2020 में हुकूमत का तख्ता हो जाएगा हुकूमत की तरफ से। वाई वुड इमरान खान मेक सच ए कमिटमेंट? तो मेरा नहीं ख्याल है हमें, और आपको भी पता है कि आप भी मीडिया से ताल्लुक़ है, उस वक्त ऐसी कोई बात बाहर नहीं आई थी कि इस किस्म की यकीन दहानी कराई जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप उस वक्त भी हमें क्रिटिसाइज़ किया गया था PMLN को कि हम उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं थे मौलाना के धरने में जिस तरह से एक ऑपोजिशन जमात को होना चाहिए था। और बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ विद इन द पार्टी शुरू दिन से एक डिसएग्रीमेंट था, पॉइंट ऑफ व्यू था कि वेदर हमें जाना चाहिए नहीं। और एक चीज़ में हमारी यूनानिमस राय थी, मेरा ख्याल है जब सेंट्रल वर्किंग कमेटी की पहली मीटिंग कोई जून या जुलाई 2019 में हुई थी जी, उसमें कि जी ये तरीक़ेकार हुकूमतों को, चाहे वो इमरान खान की हो या XYZ की हो, क्या हुकूमतों को गिराने का ये तरीक़ेकार होना चाहिए कि इस्लामाबाद में आप इकट्ठे हों और आप जाके हुकूमत को गिरा दें। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि वी वर ऑन द रिसीविंग एंड धरना 2014 में जी, और जिसमें हम नहीं समझते कि कोई लॉजिक थी कि जी गिराने के लिए इमरान खान को और ताहिर कादरी को आके अब हम वही चीज़ स्टेप, और फिर उसके बाद क्या होगा, अगर गिरा भी देंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा। और पिछले 40 साल 50 साल की एक तारीख़ है पाकिस्तान की। हम समझते थे, जब मेरा ख्याल है हो सकता है अयूब खान के ज़माने में पहली दफ़ा था कि ये अयूब खान को गिरा देंगे तो पाकिस्तान के मसाइल सारे हल हो जाएंगे। फिर याया खान को गिराना था, फिर भुट्टो साहब को गिराना था, फिर ज़िया को गिराना था, फिर बेनज़ीर, नवाज शरीफ, मुशर्रफ। लेकिन पीछे मुड़ के देखें तो हर दफ़ा गिराने के बाद क्या अचीव किया हमने। सो द चेंज हैज़ टू बी थ्रू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एंड दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेस विल लीड टू अ सस्टेनेबल पाकिस्तान। इस किस्म से इंटरवेंशंस और तोड़ फोड़ से स्ट्रीट्स में चाहे हमें इंतजार करना पड़े, कौन नहीं दिल करता कि जी हम अभी ऑपोजिशन में कल को हुकूमत में आ जाएं, बट आई डोंट थिंक सो इससे कोई फायदा हो। अच्छा, अब चौधरी शुजात साहब उम्र के इस हिस्से में रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने खान साहब को एक तरफ रोका कि वो धरने वालों पर हल्ला बोलने से गुरेज करें, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी मना किया था कि मलिहा लोधी के खिलाफ बगावत केस में उनको गिरफ्तार ना किया जाए, इससे हालात मजीद बिगड़ेंगे।
क्या आपके नॉलेज में ऐसी बात है कि मलीहा लोधी की गिरफ्तारी के अहकामात जारी होने ही वाले थे कि काफ लीग ने इंटरवीन किया था? जुबैर साहब देखिए, मैं तो उस वक्त नहीं था उस वक्त तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, लेकिन ज़ाहिर है हिस्ट्री से मेरा मुझे सब वाक़यात का पता है। लेकिन ये इंटरनली क्या मलिया लोधी के हवाले से मुझे इतना पता है कि मियां नवाज शरीफ मलिया लोधी को तो बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। अच्छा। और यही वजह थी कि उनको एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस लगाया था, बावजूद इसके कि बहुत से लोग थे विद इन द पार्टी जो इस बात से एग्री नहीं थे, क्योंकि मलिया लोधी ऑल्सो आपको पता है इंजॉयड द सपोर्ट ऑफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ। वो यूके में हाई कमिश्नर रहीं, फिर एम्बेसडर रहीं वॉशिंगटन में, और उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि एंड मलिया लोधी इज़ नो पॉलिटिशियंस होते हैं ना कि जी ये आप उस वक्त जी मुशर्रफ का वक्त था, मैं क्या करती और मैं तो उस वक्त इसलिए चली गई थी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। और मुझे मलिया लोधी को मैं काफ़ी क्लोजली भी जानता हूँ। अच्छा। मलिया लोधी की तरफ से भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया था। ये ज़रूर हो सकता है कि डिस्कशन में कोई ऐसी बात हुई हो, बट द रिकॉर्ड डज नॉट इंडिकेट कि जी मलिया लोधी को अरेस्ट करने के लिए क्या बेनिफिट मिलता है। आई डोंट थिंक सो। ये हकीकत ये देखे ना, जिस तरह एटमी धमाका जो हुआ था उस पर भी आपको पता है कि आप सब क्रेडिट लेते हैं, शेख रशीद क्रेडिट लेते हैं कि जी अगर वो ना होते तो एटमी धमाका नवाज शरीफ ना करता। असल बात ये होती है, ये उसी तरह से कराची ऑपरेशन जैसे अभी मैं जिक्र, एक भाई एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ होता है, एक लीडर होता है, उसके वक्त में अगर कोई चीज़ होती है और जब सबके सामने चीज़, अंदर की बात तो कमरों में कोई भी कह सकता है, इट विल बी माय वर्ड वर्सेस योर वर्ड। यदि मैं कमरे में बैठा था, मियां नवाज शरीफ ने कहा, बट कैबिनेट की कोई कार्रवाई ऐसी नहीं इंडिकेट करती, ना कोई ऐसी मुलाकातें जो ब्रॉड बेस्ड थी, चाहे वो अमेरिकन एम्बेसडर के साथ थी या कोई थी, कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के नवाज शरीफ वॉज रिलक्टेंट टू अंडरगो न्यूक्लियर एक्सपोजर। तो ये अब बाद में तो सब कुछ कह सकते हैं। आई डोंट थिंक सो, ना मलिया लोधी ने उसको कंफर्म किया ना कुछ ऐसी बात है। बिल्कुल सही है। मोहम्मद जुबैर उमर साहब नरसिंध हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में साथ मौजूद रहेंगे, बाकी गेस्ट पैनलिस्ट शामिल होंगे, उनसे भी जो करंट एपीसी एक्सपेक्टेड है, होती है नहीं होती है, इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा हमारे। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को वेलकम कहता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब से होगा। लतीफ़ खोसा साहब, बिलावल भुट्टो साहब की एक्टिविटीज़ बड़ी संजीदा लगती हैं, लगता है ऐसा है कि वो अपोजिशन को मुत्तहद करना चाह रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर नून लीग को अपने साथ मिलाने में आपको नहीं लगता कि स्ट्रैटेजी ज़रा डिफरेंट होनी चाहिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि एपीसी हो या मुत्तहदा अपोजिशन एक साथ चले? देखें, हम बिल्कुल चाहते हैं और मुत्तहदा अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा। आप देखें कि कितनी तनकीद हो रही है कि इतनी गंभीर हालात हैं, इससे ज़्यादा वल्नरेबल पीटीआई हो नहीं सकती है, इससे ज़्यादा बैड गवर्नेंस हो नहीं सकती है, इससे ज़्यादा आवाम की अजियत और कर्ब में मुब्तला जितना किया गया है इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो फिर भी अगर अपोजिशन इकट्ठी नहीं होकर एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलती और उनकी आवाम की अजियत और कर्ब और तकलीफ़ का इजाला नहीं कर पाती है और उसमें तदारक नहीं करती है, तो फिर अपोजिशन और पीटीआई गवर्नमेंट को तो फिर अवाम एक ही उसके साथ मुस्तरद करते चले जाएंगे। इसलिए अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो एफर्ट्स हैं, जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, वो आप देख लीजिएगा कि बराबर होंगी। ये हम फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, क्योंकि पहले तो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब कोरोना में थे, सभी को पता है, सारी दुनिया को पता है जी। उसके बाद वो सेहतयाब हुए हैं, उनका नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गई हैं और उसके बाद उन्होंने एक्टिविटीज़ शुरू भी की हैं। लेकिन देखिए, कोरोना की वजह से यकीनी बात है कि आपका उस अंदाज से मेल जोल नहीं हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए ही आपको ये मामलात करने पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग तो अपनी जगह पर है, सोशल डिस्टेंसिंग तो अपनी जगह पर है, लेकिन मेंटल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए ना।
मामला असल मामला तो लीडरशिप का है। अब अगर एपीसी होती है या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस होता है, वॉट एवर द केस इट इज, हर तरह के केस के अंदर बहरान तो लीडरशिप का है। अगर शहबाज शरीफ साहब अमली तौर पर आपके साथ मौजूद नहीं है और इसी हवाले से शेख रशीद ये कहते हैं कि उनकी टीम का एक खिलाड़ी हमारे साथ मिला हुआ है, यानी शहबाज शरीफ साहब के बारे में वो खुलकर कहते हैं कि शहबाज शरीफ हमारी बात पर चलते हैं, जैसे हम कहेंगे वो वैसे करेंगे। अगर सिचुएशन ये है तो फिर आप किस तरह की एपीसी कॉल करेंगे, उसको लीड कौन करेगा और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस किस तरह काम करेगा? सर आप फिक्र ना करें, एक तो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल आएंगे, शेख रशीद साहब ऐसे ही बेपरगी छोड़ते रहते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी वजह से भी, देखें वो इंडिपेंडेंट एक आज़ाद जमात है अपनी, उसका अपना मंशूर है, उनकी अपनी एक जमात की स्ट्रेटजी है, भले वो बिल्कुल कीजिएगा। लेकिन देखें मिनिमम एजेंडा पर मेरा नहीं ख्याल नंबर 1 के इमरान खान नाअहल हैं, नंबर 2 के ये हुकूमत विजनलेस है, इनके पास कोई जो रोड मैप नहीं है। नंबर 3 मईशत की बदहाली जितनी कर दी है ये अवाम इसकी और मज़ीद मुतहम्मिल नहीं है। अगर आप बहरानों का जिक्र करते हैं तो आप देख लीजिएगा कि आटे से लेके, चीनी से लेके, तेल से लेके, गैस से लेके किसी एक चीज़ की बता दीजिएगा कि बहरान ना हो। और अगर वादों की बात करते हैं तो करोड़ नौकरी से लेके 50 लाख घरों से लेकर आप कशकोल का प्याला तोड़ के खुदकुशी कर लूँगा, कर्जा नहीं लूँगा, आप एक एक चीज़ देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ इन्होंने मुसलसल की है 2 साल में, एक ही चीज़ की है कि ऑपोजिशन को जितना हो सके इनको रगड़ा दो और इनको अंदर कर दो और जिसको चाहो आप जो पाबा सलासल कर लो। और यही एक इंतकामी इन्होंने किया है, कंटेनर से उतरे नहीं है और अभी तक मोहतरम इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन नहीं पाए हैं। वो अभी भी समझते हैं डी चौक पर खड़े हुए ये कोई तकरीर कर रहे हैं और अपोजिशन का किरदार। इस तरह हुकूमतें नहीं चला करती हैं और मज़ीद पाकिस्तान मैं नहीं समझता मुतहम्मिल है कि इमरान खान की हुकूमत को बर्दाश्त कर सके। अवाम नहीं करेंगे बर्दाश्त। और अभी भी देखिएगा कि ये अगर 6 महीने और हो जाते हैं तो अवाम खुद सड़कों पर निकल आएगी और अवाम हुक्मरानों से और अवाम सियासी जमातों से आगे चल पड़ेगी, आगे निकल जाएगी। उस दिन से डरिएगा जहां इंतशार की कैफियत में तफरी हो गई। तो इसीलिए सियासी जमातें जो है उनको इकट्ठा करके एक डायरेक्शन की तरफ चलाती हैं और तकरीबकारी नहीं होने पाती। आपका पॉइंट आ गया सर, फ्री फॉर ऑल आपका पॉइंट आ गया। मैं मजीद आपकी तरफ आता हूँ, जरा फरूख हबीब साहब को शामिल करते हैं। फरूख भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप स्काइप पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये बताइएगा कि इल्ज़ामात तो अपोजिशन के अपनी जगह पर हैं, लेकिन आप ही के एक इत्तेहादी ये क्लेम कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आपकी टीम के खिलाड़ी हैं और जब आप लोग चाहेंगे वैसा ही वो करेंगे। तो इतनी बड़ी आपने गेम डाली हुई है, यानी इस अंदाज से आपने अपोजिशन के मेन बंदे को पकड़ा हुआ है, तो पीछे अपोजिशन बचती क्या है? देखिए बात ये है कि जब ये कहते हैं कि हम अपोजिशन हैं तो उस वक्त जो है वो मुझे ये बात बड़ी सुन के जो है वो मुज़ाहिका खेज लगती है कि ये अपोजिशन नहीं है, ये अपोजिशन ही एक दूसरे की अपोजिशन है। और मसला ये है कि कल तक तो ये इक़्तिदार में बैठे हुए थे, आज भी पीपल्स पार्टी की जो है वो एक सूबे के अंदर हुकूमत है, सिंध के अंदर मुसलसल तीसरी बार इनकी हुकूमत है। और मैं खोसा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने असल बात के ऊपर अपनी चीज़ की बात की कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, जाली अकाउंट्स के खिलाफ, जो लूट मार, जो करप्शन के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये एपीसी करना चाहते हैं। और ये हमेशा अपना एहतजाज जो है वो फजल रहमान साहब को आउटसोर्स कर देते हैं। और आपके इल्म में है कि पहले भी इन्होंने फजल रहमान साहब को बावर्ची भी दिया, देगे भी दिए, आटा भी दिया, चीनी भी दी, कंटेनर देकर उनको जो है वो इस्लामाबाद भेज दिया, सीढ़ी लगा के जो है वो उनको ऊपर चढ़ाया कंटेनर के, बाद में सीढ़ी खींच ली। फजल रहमान साहब दाएं बाएं देखते रहे, ना बिलावल नजर आए, ना शहबाज शरीफ नजर आए। तो इनका मामला ये है कि इनके अंदर अपनी बात-ए-एतमादी है। ये सिर्फ क्या करना चाहते हैं कि एक दूसरे को दिखाकर, पीपल्स पार्टी नून लीग को दिखाकर, जो नून लीग है वो पीपल्स पार्टी को दिखाकर सब जो है वो अपना रेट लगवाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इनकी नाकामियां हैं पिछले 40 साल की, इन्होंने इक़्तिदार में 3-3 बार इन्होंने मजे लूटे हैं, उसके अंदर इन्होंने कौन सा बहरान ठीक करके गए थे मुझे आप ये बता दें। इस मुल्क के अंदर ये मुल्क को बहरान ज़दा छोड़ के गए हैं, माफियाज को परवान चढ़ा के गए हैं। आज इन्होंने चीनी की बात की तो 11 शुगर मिले तो आसिफ अली जरदारी की हैं, ओमनी ग्रुप की हैं, जो 2008 में एक शुगर मिल थी। मैं फैक्ट से बात करूंगा, मैं जनरल हवाई फायरिंग करने के
का कायल नहीं हूँ। एक शुगर मिल थी ओमनी ग्रुप की 2008 के अंदर, आज 11 शुगर मिलें हैं। जो तोशाखाना रेफरेंस जरदारी साहब के ऊपर बना, जहां पर गिफ्ट की हुई BMW की जो कीमतें अदा की गई, वो अंसारी शुगर मिल के चेक जमा हुए हैं वहां पर, वो आसिफ अली जरदारी के बिहाफ के ऊपर। जिस अकाउंट से जो है वो अयान अली की टिकटें खरीदी जाती थी, उसी अकाउंट से बिलावल हाउस के बिल अदा किए जाते थे, लॉन्ड्रिंग के, किचन के सब बिल अदा किए जाते थे। तो ये इनके अपने मसाइल हैं। इनको सिर्फ फिक्र इस बात की है, इनके इकट्ठे होने की एक वजह है कि किसी तरह इमरान खान का रास्ता रोको। इमरान खान गरीब आदमी की बात कर रहा है, किसान की बात कर रहा है। इमरान खान गरीब आदमी के जरिए, एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीब आदमी को फायदा पहुंचा रहा है। सबसे ज्यादा 30 अरब से ज्यादा कैश सिंध के अंदर जो है वो तकसीम किया गया एहसास प्रोग्राम के अंदर। इन्होंने 1 अरब का राशन बांटना था, वो राशन किसी जगह के ऊपर जो है वो नजर नहीं आया। दूसरी बात, इन्होंने घरों की बात की। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मॉर्गेज फाइनेंसिंग लेकर आ रहे हैं, जिससे गरीब आदमी को हुकूमत 30 अरब रुपया, यानी कि 5 मरले के मकान के ऊपर 3 लाख रुपया हुकूमत सब्सिडी देने जा रही है। ये वो सब्सिडी नहीं है जो ओमनी ग्रुप को दी गई है चीनी खरीदने की मद में। ये डायरेक्ट आपको फायदा हो रहा है। इसी सूरत हाल के अंदर करते हैं, इसी सूरत हाल के अंदर आप अपने इत्तेहादियों को भी कुछ समझा दें। अब जिस तरह चौधरी शुजात साहब इंकशाफात कर रहे हैं कि धरने के अंदर क्या हुआ था, अब फिर रजा रब्बानी साहब से मौलाना साहब की मुलाकात होती है, वो कहते हैं कि हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि तब्दीली मार्च 2020 तक आ जाएगी, यानी गवर्नमेंट लपेटा लपेटी हो जाएगी। तो जब आपके अपने इत्तेहादी आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, तो फिर अपोजिशन हो ना हो कंट्रोल में, आपको तो अपने इत्तेहादियों को अपने साथ मिला के रखना चाहिए। देखें ये तो फिर फजल रहमान साहब को ये भी बताना चाहिए ना कि उनसे ये किसने कमिटमेंट की थी कि 2020 में जो है वो हुकूमत चले जाएगी मार्च तक। आज तो जुलाई आ गया है। मैं ये कहता हूँ जिस दिन इमरान खान ने असेंबली में हलफ उठाया था, उस दिन जो है वो इनके सीने के ऊपर मूंग तलने वाला मामला था। ये परेशान थे कि पीपल्स पार्टी की बारी लगी हुई है, नून लीग की बारी लगी हुई है, ये इक़्तिदार जो है वो इनके घर की लौंडी है, ये समझते थे। ये कहते थे इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म कैसे बन गया। इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो है वो अवाम है। अवाम इमरान खान के घर में लेकर आए हैं, 1 करोड़ 70 लाख वोट दिए हैं इनकी पॉलिसीज की वजह से। ये जब लूटमार में जब ये मसरूफ थे, उस वक्त इमरान खान अवाम की बात कर रहा था। इमरान खान अवाम के लिए जद्दोजहद कर रहा था। अब अवाम से किए गए वादे हमने पूरे करने हैं, हम अपने 5 साल भी पूरे करेंगे, आइंदा 5 साल भी इनको इंतजार करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इनके मसाइल ऐसे हैं कि इन मसाइल से ये बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जब ये जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत का हुस्न है आपकी आवाज भी सुनी जाए और जिसके पास इख्तियार हो या रहा हो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है वो नैब के रेफरेंसेस कह रहे हैं जो इनके सामने आ रहे हैं। जहां हाथ डालें, जिस महकमे में हाथ डालें, वहां पर करप्शन की गजबनाक कहानी बाहर निकलती है। ये देखें, इनके दौर में इन्होंने इतने जाली लाइसेंसेस बांटे कि आज दुनिया के अंदर हमें जो है वो जग अंसाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर ना इन्होंने जो ये बो के गए हैं वो आज उसका सामना हमें करना पड़ रहा है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा फारूक भाई, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई होती, यानी ये मैं कहां से शुरू हूं। इतने मामलात हैं कि अगर मैं एक जगह से शुरू हूं तो एक दिन का मैं आपके प्रोग्राम के लिए PIA की तरफ मैं आता हूं, मैं तो हैरान होता हूं फारूक भाई, मैं आपकी तरफ आता हूं कि इनकी नहीं सुन लें, मैं तो इनके हौसले पे हैरान होता हूं कि इतनी बुरी कारकर्दगी के बावजूद टीवी पे जो है वो पता नहीं ये किस तरह डिफेंड कर लेते हैं। हमसे तो जो है वो छोटी सी चीज भी डिफेंड नहीं होती, क्योंकि सर क्योंकि आप कारीगर नहीं है ना, आप कारीगर नहीं, आप कारीगर को पता होता है ना उसने कहा मैकेनिक बनकर जो है प्लम्बर बनकर चीजों को डील करना है। फारूक भाई मुझे ब्रेक लेनी है, फारूक भाई अल्लाह ताला बचाए, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक का वक्त हो जाता है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब सीनियर रहनुमा JUIFA हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि फजल रहमान साहब की जरदारी साहब से मुलाकात हुई, बिलावल भी मौजूद थे, तय क्या हुआ है या सिर्फ ये मुलाकात बराए अयादत ही थी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब से पूछते हैं। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि मौलाना साहब की मुलाकात हुई जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे, मुलाकात में तय क्या हुआ है या सिर्फ ये मुलाकात बराए अयादत ही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं इस सवाल से पहले ज़रा फ़रूक हबीब साहब की खैर खबर लेता हूँ। फ़रूक हबीब साहब ने करप्शन की बहुत धड़ल्ले से नज़र ऐसा आ रहा था कि ये बिल्कुल फरिश्ते हैं। तो मैं ज़रा उनका रिकॉर्ड ठीक करता हूँ कि नूर हक कादरी साहब पर भी इल्ज़ाम लग गया है, हलीम आदिल शेख पर भी लग गया है, अजमल वज़ीर साहब पर भी लग गया है। परवेज़ खट्टक कौन सी पार्टी से हैं, महमूद खान मालम जबा केस वाला कहाँ हैं, कौन हैं, बाबर आवान साहब, हलीमा खान, अलीमा खान, जहांगीर तलीब। मेरे ख़्याल में वो शायर कहता है कि जुर्म की नौइयतों में कुछ तफावत हो तो हो, जुर्म की नौइयतों में कुछ तफावत हो तो हो, कुछ तफावत हो तो हो, दर हकीकत पारसा वो भी नहीं वो भी नहीं। लेकिन सर दुनिया आइडियल तो नहीं है, ये हर दुनिया में आइडियल नहीं, इंसान सारे आइडियल तो नहीं है। सिचुएशन यहाँ भी खराब हो सकती है, आपके यहाँ भी हो सकती जो है। गलती है उसी को उठाकर दूसरे पे इल्जाम नहीं डालो ना। आपने ये कहना है कि आप करप्ट थे और इमरान खान की बहन करप्ट नहीं है, आसिफ की बहन, जरदारी की बहन करप्ट है। चले इसके ऊपर मैं उनसे जवाब लूंगा। मैं इनको इतना तो बताता हूँ, आप जरा जरदारी साहब इतना तो बताना जरूरी समझता हूँ कि इतनी भी न बड़ा पाकी दामां की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कुबा देख। हम पीटीआई में नहीं है, बाहर के लोग, हम भी खुश हो रहे थे कि चलो यार एक आदमी आ जाएगा मसीहा, वो चोरी करता है तो चोर को पकड़ेगा। उसने चोरी को नहीं पकड़ा, चोरी को जीना बनाए इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए, वो पहुंच गया। तो इक़्तिदार अगर बिलफर्ज ज़रूरी था तो उसके उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। मैं ये अर्ज़ करता हूँ फ़रूक भाई, नाराज़ नहीं होना, आपने कम से कम इस मौजू पर इस तरह नहीं बोलना है। कुछ चिंतें आप पर भी हैं, आपने उसका भी जवाब देना है। आपने मुलाकात में क्या तय हुआ? आपने पूछा है कि मौलाना फजल रहमान साहब, देखिए मौलाना फजल रहमान साहब तो माशाअल्लाह एक मुतहर्रिक आदमी है, बाकी गैर मुतहर्रिक है। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ ना, आप ज़रा कोरोना को दरमियान से, कोरोना एक ऐसी वबा थी कि उसमें हम पूरी कौम एक पेज पर थी, हमारे इदारे भी, हमारी हुकूमत भी और हमारी अपोजिशन भी। हमने इस वक्त ये नहीं किया कि हमने सियासी स्कोर किया हो। जब कोरोना आया तो हमने कहा ठीक है भाई, जिस तरह हुकूमत की, हम हुकूमत का साथ देंगे। ये हमारी बालिग नजरी थी कि हमने हुकूमत का लेकिन साथ। आपको तो यकीन दहानी कराई गई थी मार्च 2020 में तब्दीली आएगी। कोरोना में तो मौलाना साहब कोरोना के आने का तो नहीं पता था ना, 2020 से काम कोरोना ने खराब किया है। अच्छा ठीक है। मैं ये अर्ज़ कर, कोरोना में तो हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था, हम मुतमईन हैं। अब इस कोरोना की पीरियड को निकालो तो हमारा तसलसल पाया जाता है ना। ये तो आफ्टर शॉक से उसी डरने का जो हमने दिया है ना, तो आफ्टर शॉक गुजर गया ना, फिर से आपका सवाल था, याद होगा आपका जी, मैंने पूछा आपका था। ये सवाल था कि धरने से कभी भी हुकूमतें नहीं गिरी, याद है जी। और बंदे का जवाब ये था कि गिरी तो नहीं है, लेकिन फिर जब भी गिरती है तो उसी की जोड़ी में गिरती है जिसने धरने दिया होता है। आप अंदाजा लगाओ। आपने कहा था कि नवाज शरीफ का जाना आप ही के धरने का आफ्टर शॉक था, वो भी है। अब कौन जा रहा है? मैंने ये कहा इमरान का लहजा तब्दील होना मेरा आफ्टर शॉक है, नहीं छोड़ूंगा, कोई बार नहीं जाएगा, ये चोर होगा, ये पकड़ूंगा। ये लहजे का तब्दील होना और लहजे के अंदर अवाज़ नसीहत का जाना, और ये आखिरी जो उन्होंने खिताब किया है वहाँ असम्बली में, उससे तो लगता नहीं जैसे कि बूढ़ा बाबा बच्चों को नसीहत करके जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आप उसको नफसियाती तौर पर देखें ना। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान उसी तसलसल में हैं। अब कोरोना आया, कोरोना को मनफी करो, माइनस करो, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमारा तसलसल कहीं नहीं टूटा। हम इस हुकूमत को चलता करेंगे इंशाअल्लाह। ये सवाल कैसे किया जाता है कि हुकूमत तो बिलफर्ज व तकदीर एक है और अपोजिशन एक नहीं है। देखें 2 सफ़े बनी हुई हैं, 2018 के इंतखाब 2 सफ़े बनी हुए हैं, एक सफ़ हुकूमत की है, एक सफ़ अपोजिशन की है। देखो जमील नाराज़ नहीं होना, इनका पर्सन की भी जिम्मेदारी है कि वो सवाल ठीक करें। ये किसकी सफ़ टूट गई है? हमारी तो नहीं टूटी, हमारे साथ आपकी सफ़ बनी नहीं है। तो यही कह रहा हूँ ना, यही तो कह रहा हूँ। दी नहीं गई। शहबाज शरीफ साहब क्यों तो नहीं है? वो खिलाड़ी उनके साथ मिला हुआ, वो कह रहे हैं, शेख रशीद कह रहे हैं खिलाड़ी हमारे साथ मिला हुआ। आप इसको इस तरह देखो, हमारी सफ़ को बनने नहीं दिया गया ना। किसने नहीं बनने दिया? कमाल है, जिसने उनको लाया जिसके बारे में आप कहते थे कि इस्तीफा चला गया है। मेंबर तो हमारे जिसके बारे में आप कहीं और जाएंगे तो ये जवाब पूरा नहीं जाएगा। एक सफ़ा हमारी है जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ, PMLN खड़ी है, PPP खड़ी है, LP महमूद खान, हम में तो कोई नहीं भागा। उनकी सब में क्यों खड़ी थी? उनकी सब में
वो अख्तर मिंगल खड़ा था, बाप खड़ा था, वो लोग कहाँ हैं? मैं खोसा साहब को आज शामिल करूं? एक मिनट, खोसा साहब पूरी पता करो फवाद चौधरी किसकी बोली बोल रहा है। आप -1 पे नाराज हो रहे थे, शेख रशीद -3 की बात कर रहा है। वजीर आजम के नामों पे अब गौर हो रहा है, 11 आदमी इनके इस्तीफा देने जा रहे हैं। कमाल है यार, आंखें बंद करके कोई आदमी ख्वाब देना चाहता है। ये वो मुल्क है जहां ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। आज फैसलाबाद से फरूख हबीब वही ख्वाब देख रहा है, वो देखते जाएं, इसका हकीकत से कोई मैं खोसा साहब को शामिल। खोसा साहब, जरदारी साहब की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान साहब से क्या अंदर की खबर है, क्या बात हुई है, क्या तय हुआ है उनके दरमियान? कुछ तय भी हुआ है या सिर्फ मुलाकात बराए मुलाकात थी? खोसा साहब देखें, जरदारी साहब के ताल्लुकात मौलाना फजलुर रहमान से बहुत देरीना है। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उनका कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है आपस में एक दूसरे का। दोनों ही माशाल्लाह एक मंझे हुए सियासतदान हैं और बहुत तदब्बर और हौसला रखते हैं। मौलाना साहब का अपना एक अंदाज़ है, जरदारी साहब ज़ाहिर है एक बड़ी जमात और उनका एक अपना अंदाज़ है। उनके दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। पहले भी जो था वो देखिए, हमने कभी किसी को बिट्रे नहीं किया। वो मौलाना साहब JUI का एक कॉल थी, JUI का फ़ैसला था, वो APP का फ़ैसला नहीं था, ना मुत्तहिदा अपोजिशन का फ़ैसला था। अब हम चाह रहे हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन करे। देखें, मौलाना ने इतना बड़ी अपनी ताकत दिखाई थी, इतनी बड़ी ताकत दिखाई थी और इतना हौसला और तदब्बर से उन्होंने काम लिया कि वो डी चौक पर आराम से उनको एक इशारे पर जो है डी चौक पर जाकर ये चौक कर सकते थे इस्लामाबाद को। लेकिन हमने भी काविश की कि नहीं, कोई गैर जमहूरी कुव्वतें आ जाएंगी। उनको भी ये इदराक था, उन्होंने भी एक लेवल तक किया और इसलिए आगे नहीं बढ़े। ये एक तो बता दें इन्होंने कोई डिलीवर किया हो, एक सहूलत बता दें अवाम के लिए। पेट्रोल बम इनका है, गैस बम इनका है, शुगर बम इनका है, आटा बम इनका है। कोई एक चीज़ बता दें कि इन्होंने, और फिर इनका सारे ये हुकूमत जो है बेसिकली PTI के ज़रिए नहीं हो रही। जो कर रहे हैं आपको भी पता है, अनइलेक्टेड जो है एडवाइज़र्स और स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर, अनइलेक्टेड लोग जो ये पैराट्रूपर ऊपर से नाजिल हुए हैं या जिसके भी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लेके इनके वज़रा की एक मैं गिन के सुना देता हूँ जिनकी वाबस्तगियाँ, इनकी जो है सारे कारोबार हुकूमत के साथ जितने हैं वो सारे इनके जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनके राइट। मैं आपस में जो काबीना में इनकी आप अगर इजाज़त दें तो मैं फारूक साहब को शामिल करूं। फारूक साहब, आप बामी बम बनाते हैं सर, आज तो मुझे पता चला है, आप सुन चुके होंगे। खोसा साहब बता रहे हैं कि आप सारे तो बम ही बम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी बिजली बम, पेट्रोल बम, महंगाई बम, कोई एक सहूलत वो कह रहे हैं अगर आपने प्रोवाइड की हो तो उसको जरा मेंशन कर दें। देखें बात ये है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को जो है वो कोई आमिर ख़त्म नहीं कर सका, लेकिन जिस अंदाज से आसिफ अली जरदारी साहब आए और जिस अंदाज से आपने देखा कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक खिते की जमात बन के रह गई, एक रीजन के अंदर जो है वो कंपाइल हो गई। कहाँ पर ये बात होती थी जो है वो बेनज़ीर सब चारों सूबों की जंजीर होती थी, ठीक है, वफाक की अलामत होती थी ये जमात। और उस वक्त इस किस्म के ही मशीरों ने पंजाब से जो है वो सफाया करवाया है पीपल्स पार्टी का। उस वक्त को अच्छे मशवरे देते तो ये हाल ना होता। दूसरी बात यह है कि जो बात इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस की की, तो खोसा साहब बड़े काबिल वकील हैं, इनकी काबिलियत के ऊपर हमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है एज ए वकील होने के नाते। तो इनको पाकिस्तान का कानून भी इन्होंने पढ़ा हुआ है कि फॉरेन फंडिंग का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कर चुकी है कि ये केस जो है वो। फारूक हबीब साहब का लिंक डिस्कनेक्ट हुआ है। जुबैर उमर साहब हमारे साथ काफ़ी देर से मौजूद हैं। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। तो एक आखिरी सवाल आपसे, ये फरमाइएगा कि मुल्क का निज़ाम कोई लपेटा लपेटी की तरफ जा रहा है, इसका कोई और ऑप्शन भी है? क्या हम सदारती निज़ाम की तरफ जा सकते हैं सर? जुबैर साहब, एक तो पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी इम्पेशेंट लोग हैं कि एक पहले तो ये फैसला करना है, हर मुल्क फैसला करता है अक्रॉस द ग्लोब। आप उठा के देख लें, चाइना में वन पार्टी रूल है पिछले 70 साल से जब से वो बना है। सऊदी अरेबिया में किंगडम है और किंगडम है, कोई बात इधर उधर की नहीं करता, और UAE में भी ऐसे ही है एंड सो ऑन। इंडिया में 15 अगस्त 1947 को पार्लियामेंट्री जमहूरियत का फैसला किया गया था।
130 करोड़ लोग में से एक की हिम्मत नहीं है बैठ के ये लपेटने की बात करे सिस्टम को। और हमारे यहाँ 4 मिलिट्री इंटरवेंशंस हो चुके हैं, 4 या 5 दफ़ा 58(2) इस्तेमाल करके फारिग किया जा चुके हैं पार्लियामेंट को, 2 दफ़ा जुडिशरी ने इंटरवीन करके प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेज दिया गया है, और फिर भी हम थकते नहीं है। फिर केयर टेकर्स और पता नहीं क्या क्या सब एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। सो पाकिस्तान प्लीज़ इज़ नॉट अ लेबॉर्ट्री कि जहाँ जिसकी मर्जी आए। आज मोहम्मद ज़ुबैर की राय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या चलती है तो कहें कि जी लेबॉर्ट्री में जाएं और एक और एक्सपेरिमेंट करके लेके। जब तक आप कोई मुझे दुनिया का कोई मुल्क बता देना, एक यूके में, वेस्टर्न यूरोप में, जापान में, यूएस में सेंचुरीज से सिस्टम चल रहा है और वही सिस्टम है। सो ये प्लीज़ ये जो सारे ये जो बड़े बड़े वो हैं, ये इसमें एक दफ़ा फैसला होता है, उस फैसले पर कमिटमेंट होती है। फेलियर और सक्सेस लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि जी वो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। अब हम ये कहते हैं कि जी हमने तमाम चीज़ें आजमा ली हैं निकालने के लिए, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आई डोंट एग्री। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। प्रोग्राम में नाज़रीन हमारी तरफ से यही कुछ, फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।